हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। क्या हालचाल आपके? बढ़िया। स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस कक्षा में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज आगे हम चर्चा करेंगे, मैदानों के बारे में बातें चल रही थी, ठीक है। और मैदान भी तटवर्ती मैदान हम पढ़ रहे थे, राइट। और तटवर्ती मैदानों की अगर चर्चा करें तो भारत के तटवर्ती मैदानों को कितने भागों में बांट दिया था हमने? 2 भागों। प्यारे बच्चों, 2 भागों में बांटा था। एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान, राइट। पश्चिमी तटीय मैदान प्राय 6 थे। और पूर्वी तटीय मैदान 3, ऐसे करके टोटल 9 थे, जिसमें हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। दोनों का अंतर मैंने अलग अलग नहीं लिखवाया था, अभी उसकी टेबल अभी आगे आज चर्चा करेंगे हम। समझना बात को। तो कल लगातार 3 घंटे क्लास चली थी। कुछ बालक नहीं आए थे, कोई बात नहीं। सबसे पहले पढ़ा था कच्छ का मैदान। ये चर्चा कर चुके थे कि तटवर्ती मैदान क्यों बनते हैं, और ये भी चर्चा कर चुके थे कि भाई कुछ मैदानों के बारे में कि ये कैसे बने, कि नदियों के द्वारा बने, और क्या इन पर खेती की जाती है, नहीं की जाती है, कौन से सकड़े हैं, कौन से कम सकड़े हैं, ठीक है ना। यस, CET 10+2 के अंदर और ग्रेजुएशन लेवल CET के अंदर अभी तक के जो टॉपिक पढ़ाए उनके आप प्रश्न देख सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। हमने जो टॉपिक पढ़ाए उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इवन जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा तो आप PYQ, जो कि मैं भी प्रैक्टिस आपको कुछ कुछ कराऊंगा, तो आप जरूर प्रश्नों को देखिए अपने नोट्सों के अकॉर्डिंग, ठीक है। पढ़ते रहे लगातार इनको। कच्छ का मैदान, कच्छ के मैदान के बाद में चर्चा करी थी कि भाई साहब काठियावाड़ का मैदान, ठीक है, काठियावाड़ का मैदान। उसके बाद में था गुजरात का मैदान, दूसरा नाम क्या है? सौराष्ट्र का मैदान। फिर उसके बाद में क्या आता है? कोंकण का मैदान, या फिर क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र का मैदान, राइट। महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र में और किस में? गोवा में। उसके बाद में आता है किसका मैदान? कन्नड़ का मैदान, वेरी गुड। फिर उसके बाद में क्या आया था? मालाबार का मैदान, ठीक है साहब। उसके बाद में इधर की तरफ हमने पढ़ा था तमिलनाडु का मैदान, राइट। उसके बाद में हमने पढ़ा आंध्रा का मैदान। उसके बाद में पढ़ा किसका मैदान? उत्कल का मैदान। और उत्कल का मैदान वास्तु में कहाँ पर है? ओडिशा में। ये चर्चा कर चुके थे हम लोग। इसके अलावा कल हमने जो है तट भी पढ़े थे, समुद्र तटों के बारे में हमने चर्चा की थी या नहीं की थी? बिल्कुल साहब की थी। उन तटवर्ती क्षेत्रों के क्या क्या नाम हैं, ध्यान दीजिएगा। इस वाले तट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट, इसको बोलते हैं, तीनों ही कहाँ पर है? कल डायग्राम बनाया था बहुत अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर जो आया था, बोलो, कोंकण तट। ये किनारे वाला जो भाग है, समुद्र का किनारे वाला भाग। और अंदर की तरफ जो स्थित है वो सब क्या है? मैदान, राइट। और वो मैदान पश्चिमी घाट के बिल्कुल इधर, और ये इधर पूर्वी घाट के बिल्कुल इधर, ये मैदान, ठीक है ना। किसमें खेती कर रहे हैं, किसमें नहीं कर रहे हैं? जिसमें कर रहे हैं तो वो किस किस फसल को कर रहे हैं पैदावार? गुजरात से कार्यक्रम शुरू कर दिया था हमने, मूंगफली की पैदावार की थी क्या। फिर नीचे की तरफ आए तो हमने नारियल, काजू और बोलो आम, इनकी पैदावार की थी। धीरे धीरे नीचे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, अभी आएगा आगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहलाता है कन्नड़ का तट, जो कि कर्नाटक में, और ये किस में क्या कहलाता है?
जाहिर सी बात है मालाबार, तो यहां पर किसकी पैदावार होती है? बोलो, गरम मसाले। कन्नड़ वाले में किसकी पैदा हो रही है? चाय, कॉफी, इलायची, कुछ कुछ क्षेत्रों में गरम मसाला। ओके, उसके बाद में जो है ये मालाबार यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ से उसके बाद में यहाँ से लेके और कृष्णा नदी के यहाँ तक क्या कहलाता है? बोलो, कोरोमंडल तट। और कृष्णा नदी से लेकर के और स्वर्ण रेखा, इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा, इसका नाम कौन सा है? कृष्णा। ऊपर गोदावरी पड़ती है, इन दोनों के मध्य, ठीक है। और वैसे स्टेट जो आ रहे हैं अंदर की तरफ, वो स्टेट आ रहे हैं टोटल, देखो साहब, ये आ रहा है तमिलनाडु, ये आ रहा है कौन सा? तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र के बाद उड़ीसा। यही था, मैंने बोला था कि भाई आंध्र प्रदेश के बीचों बीच से कौन सी नदी? कृष्णा नदी, ना कि गोदावरी। ये भी ध्यान रखना, गोदावरी ऊपर की तरफ पड़ती है। तो जिन बच्चों ने इसको बीच में से पार्टीशन किया था कोरोमंडल को, और ऊपर वाला क्या कहलाया था? बोलो, उत्तरी सरकार तट, तट का नाम। अंदर की तरफ किसका मैदान? उत्कल का मैदान, उड़ीसा। ये किसका मैदान? आंध्रा का मैदान। ऊपर वाली कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। अगर हम बात करें कि भाई साहब पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक, तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। यही बात की थी, बिल्कुल। ये जो पॉइंट है ये कन्याकुमारी। और ये हमने अगर बात करें तो भाई साहब कहाँ से लेकर के? कच्छ से लेकर के कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कौन सा एरिया था? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कच्छ का मैदान पढ़ लिया था? क्या काठियावाड़ पढ़ लिया था? क्या गुजरात पढ़ लिया था? क्या कोंकण पढ़ लिया था? क्या कन्नड़ पढ़ा था? क्या नहीं? आज चलेगा मालाबार, आज चलेगा तमिलनाडु, आंध्रा और उत्कल। बाकी के बचे हुए 5 आज चलेंगे। कल मैंने 4 पढ़ा दिए थे। लिखिए साहब, कन्नड़ का मैदान। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। लिख डालें साहब, लिखिएगा डैश करके कन्नड़ का मैदान, और लिख दी जगह साहब कर्नाटक क्षेत्र में। कहां पड़ता है? कर्नाटक क्षेत्र में। यस, लिखिए साहब, यह मैदान कर्नाटक में स्थित है। यह मैदान कर्नाटक में स्थित है। यह सकड़े मैदान है। सकड़े मैदान है। पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से नदियों का क्या होता है भाई साहब? उद्गम होता है। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये है साहब वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। इधर से जब कोई नदी इधर गिरती है अरब सागर की तरफ, तो ये पहाड़ी इलाका है, और इस पहाड़ी इलाके में ऊंचाई से नीचे की ओर नदी गिरती है। वापस बोल रहा हूं, कोई नदी बह रही है, अब ऐसा तो नहीं कि हवा में ही तैरेगी, क्या नीचे की तरफ गिरेगी? क्या ओ माई गॉड, ये गिर रही, देखो बड़ा वो ऐसे गिरती, फिर ये ऐसे बहती। कैसे बहती है? ऐसे। क्लियर? और पानी कैसे गिरता है? ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे। इसको कहते हैं, वेरी गुड। और जिसको तुम तुम्हारी भाषा में कहते हो, बड़ा वो नहीं होता, ये झरना नाले के रूप में होता, ठीक है ना? यस। जैसे तुम्हारे किसी घर के पास में कोई पहाड़ी हो, या तुम्हारे पूरे छत का बरसात का पानी कोई बड़े नाले से नीचे गिर रहा हो,
तो ऐसा मत करना कि देखो बोरियो जलप्रपात, वो जलप्रपात नहीं, वो क्या है, झरना, वो नाला, झरना, क्लियर। लेकिन नदी, जो कि जाहिर सी बात है, अगर नदी कभी आपने देखी हो गंगा वगैरह यमुना, तो जिसका एक किनारे से लेकर के दूसरा किनारा, कहने का मतलब ये नदी, ये तो जिसका एक किनारे से लेकर दूसरा किनारा काफी दूरी तक हो। अब सोचो इतनी चौड़ी नदी अगर कभी ऊपर से नीचे गिरेगी, इतना सारा पानी, तो बताइए क्या वो झरने के रूप में गिरेगी? नहीं साहब, जल का प्रपात, नीचे गिरना, वाटरफॉल, फॉल यानी गिरना, नीचे वाटर क्या होना, फॉल, इसको बोलते हैं वाटरफॉल, इंग्लिश में फॉल, FAL, फॉल का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना। ये वो फॉल नहीं है जो साड़ी में लगाते हैं, वो वाली भी नहीं है, ठीक है, ये वाटरफॉल, जलप्रपात। तो कहने का मतलब क्या, अब इतनी सारी रामायण क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि पश्चिमी घाट से यानी उद्गम से जब अरब सागर में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती है। एग्जाम्पल ध्यान देना, पहले लिख लो कि आपका मास्टर डिलीट कर दे, है ना, मिटा दे, दुनिया उजड़ जाएगी 2 सेकंड बाद में। लिख लिया सबने? यस। अब मैं बोलूं कुछ, कोई भी बात हो पहले लिखेंगे, अगला कुछ भी भौंक रहा है भौंक के खत्म, फिर बाद में उसको भौंकेगा तब हम सुनेंगे। एग्जाम्पल, यहां भारत में मैं आपको जब अफवाह तंत्र पढ़ाऊंगा, जो कि जलवायु के बाद में एक नेक्स्ट चैप्टर होगा, या हो सकता है कि अफवाह तंत्र में पहले ले लूँ, जो भी आपकी इच्छा होगी, ठीक है ना, इंगनी मिंगनी कर लूँगा, टेंशन मत लेना। तो भारत में कई सारी ऐसी नदियां हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होती हैं, गिरती हैं, कई सारे जलप्रपात बनाती हैं, जिसमें अब उसमें कैसे पूछा जाता है, आपको मैं एक लिस्ट पढ़ाऊंगा, जलप्रपात का नाम, किस नदी के द्वारा और कहां पर। कहने का मतलब जलप्रपात का नाम क्या है, कौन सी नदी इसको बनाती है और किस राज्य में स्थित है, तो तमाम सबकी लिस्ट आ जाएगी। भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात एक है, उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। क्या नाम है? कुंचिकल, वो पूर्वी घाट की तरफ। फिर एक है बहेर पानी, क्या नाम है? बरेह पानी। बरेह पानी जो है उड़ीसा में पड़ता है, वो भी उसकी तरफ। एक 253 मीटर ऊंचा जलप्रपात इस तरफ बनता है, जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात माना जाता है, जिसका नाम है जोग। क्या नाम है? लोकल भाषा में, वहां की लोकल कन्नड़ लैंग्वेज में गरसोप्पा। तीसरा नाम, तो तीसरा नाम तुम्हारे पूज्य बापूजी के नाम से है, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। तीनों एक ही प्रपात के नाम। और ये जो गरसोप्पा जो जलप्रपात है, ये एक नदी है जो पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरती है और जिसका नाम है शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। और ये जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। भाई इस मैदान को पढ़ा रहा हूँ, कर्नाटक वाला, तो कर्नाटक में ही होगी। और जिसकी हाइट ऊपर से नीचे की तरफ काफी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो 253 मीटर। क्लियर? 253 का मतलब हो गया कि आप आपकी कॉलेज से लेकर के और चले जाइएगा, वो निंदड़ मोड़ वाला जो आता है ना आगे, यस, लगभग यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है, तो 250-300 मीटर दूर इतना पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, काफ़ी बड़ा और चौड़ा है, ठीक है ना। 10वें नंबर का ये, इससे और भी ऊंचे जलप्रपात हैं। तो ये तो इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है? जोग। क्या नाम है? अन्य नाम राइट, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, यस। अब उतारो।
कैसे उतारना है, पॉइंट बना के लिखना। पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियां जलप्रपातों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में शरावती नदी द्वारा, इस क्षेत्र में शरावती नदी द्वारा जोग ओपलिक महात्मा गांधी नामक जलप्रपात स्थित है। राइट। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई मानसून प्रवेश करता है क्या? बिल्कुल करता है। और इधर की तरफ क्या पड़ती है, बोलो? पश्चिमी घाट। ठीक है, तो यानी कि यहां पर प्री मानसून होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब, प्री मानसून होगा। यहां पर जो मैदान, मालाबार का मैदान, यहां पर कन्नड़ का मैदान, यहां पर कोकण का मैदान, यही पढ़ा है अपन ने, कन्नड़ अपन पढ़ रहे हैं। कल मैंने चर्चा की थी कि भाई साहब कोकण वाले मैदान में, आज हम चर्चा करेंगे कन्नड़ वाले मैदान में, और आज हम चर्चा करेंगे मालाबार। यस, इन सब जगह प्री मानसून होता है। क्या होता है? एनसीईआरटी कहती है कि साहब कर्नाटक में एक आम्र वर्षा होती है। क्या होती है? मानसून से पहले, मानसून से पहले बारिश, आम्र वर्षा, एनसीईआरटी कहती है। लेकिन आम की खेती क्या कोकण में भी हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है, आमों के लिए भी बेहतरीन है। तो जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं बिल्कुल कोकण में भी होती है, कर्नाटक में होती है। यहाँ के प्री मानसून, एनसीईआरटी कहती है कि मालाबार यानी कि केरल में प्री मानसून होता है, जिसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। लेकिन चेरी ब्लॉसम साहब कर्नाटक में भी होता है। ओके, क्योंकि चेरी ब्लॉसम आम वर्षा इसलिए शब्द आया क्योंकि किसके लिए अच्छी होती है? आम के लिए, इसलिए इसको MANGO, और जो है इसको शावर, और ये जो है ये किसके लिए बेहतरीन होती है? तो ये इसको कहते हैं कॉफी शावर, यानी कि ये किसके लिए बेहतरीन हो गई? कॉफी की खेती के लिए। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर सर्दियों के समय बारिश होती है, सर्दियों के समय हमारे यहाँ पर बारिश होती है, पश्चिमी की तरफ से यहाँ से ऐसा हवाएं आती हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और यहाँ पर बारिश होती है, इसको कहते हैं मावठ। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर स्नोफॉल होता है। क्या होता है? हिमपात, बर्फ गिरती है। क्या गिरती है? बर्फ। ठंडा लग रहती है, और जैसे ही धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो बारिश की बूंदी ऊपर से जम करके और नीचे रुई की तरह गिरती है, फोम की तरह हल्की होकर के, और उस एरिया में बर्फ जम जाती है। लेकिन पंजाब और साहब राजस्थान, यहाँ पर ये जो घटना होती है पश्चिमी विक्षोभ की, ये भूमध्य सागर से शुरू होता है और आगे की तरफ उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
ईरान इराक होते हुए और साहब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत की तरफ बारिश करती। क्लियर? तो लोकल भाषा में तो मावट कहते हैं। ये सर्दियों के समय नवंबर में घटना स्टार्ट होती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, दिवाली के बाद में हम खेत के अंदर क्या उगा देंगे साहब? गेहूं, जौ, सरसों उगाएंगे कि नहीं उगाएंगे? ये सब की सब जो फसल होती है इसको कहते हैं रबी की फसल। किसकी फसल? ये वो मौसम होता है जब बारिश नहीं होती। इस समय सिंचाई करते हैं खेतों के अंदर, ठंड के अंदर किसान जो है बोरिंग चला करके और नल चला करके, नलकूप के द्वारा या किसी अन्य तालाब नहर के द्वारा ठंडे पानी के अंदर वो रहता है। इस प्रकार से मेहनत करता है। और रबी की फसल के लिए मावट सबसे बेहतरीन होती है, क्योंकि ये इस एरिया में, जैसे राजस्थान के ऊपरी राजस्थान के अंदर जो है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब के इलाके में सबसे ज़्यादा रबी की फसल के अंदर क्या उगाते हैं? तो किसके लिए उपयुक्त होती है? गेहूं के लिए। अगर फसल नहीं पूछे तो किसके लिए? रबी के लिए। और फसल पूछे तो किसके लिए? गेहूं के लिए। बाकी अन्य क्षेत्रों में जयपुर के अंदर जो कुछ सर्वाधिक उगाते हैं, जयपुर से थोड़ा सा इधर की तरफ जाएंगे यानी कि भरतपुर वगैरह इस एरिया में तो सबसे ज़्यादा किसको उगाते हैं? सरसों उगाते हैं। उत्पादन मात्रा बता रहा हूँ आपको प्रतिशत, ठीक है? तो ये तो वो वाली बारिश हो गई। ये प्री मानसून वाली बारिश होती है जब जो खेती यहाँ पर करते हैं। तो कर्नाटक के अंदर जो है वो किसकी खेती होती है? कर्नाटक और महाराष्ट्र में आम की, तो आम्र वर्षा। क्लियर? केरल और जो है कर्नाटक के इस वाले भाग के अंदर जो है खेती किसकी करते हैं? कॉफी की। तो किसके लिए हो गई? कॉफी के लिए सबसे बेहतरीन होगी। तो नाम क्या दे दिया? चेरी ब्लॉसम। प्री मानसून, कल मैंने समझाया था प्री मानसून क्या होता है। ओके, तो लिखिएगा यहां मानसून से पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। यहां मानसून से पूर्व वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। जो कॉफी की खेती के लिए लाभदायक होती है। जो कॉफी की खेती के लिए क्या होती है? लाभदायक होती। लिख दिया? नोट डाल के लिखना, शरदानुसार 10 रुपए का नोट डाल के लिखिए। एनसीईआरटी के अनुसार पीछे वाले नोट मत डालना, उधारी छोड़ देना। एनसीईआरटी के अनुसार चेरी ब्लॉसम केरल में होती है। लिख लिया? बस इतनी सी बातें थी तुम्हारे किस वाले मैदान के अंदर? कन्नड़ के मैदान के। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट लिखिएगा मालाबार का मैदान। लिखिएगा यह मैदान मुख्यतः केरल में स्थित है। यह मैदान मुख्यतः केरल में स्थित है। यह अन्य मैदानों की तुलना में चौड़ा है। अन्य मैदानों की तुलना में चौड़ा है। वह कृषि योग्य है। कृषि योग्य है। यहां समुद्र तल से नीचे, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। यहां समुद्र तल से नीचे चावल की
क्या की जाती है? खेती की जाती है। राइट? मैंने आपको जो समुद्र तल पढ़ा रहा था, जब मैंने बताया था विश्व का सबसे नीचे -2 मीटर समुद्र तल, वो कहां पर है? केरल के अंदर। अरे कहां पर है? केरल। उस जगह का नाम बताइए। क्या? कुत्ता? तो बोलो बोलो पीछ। अच्छा, मिला नहीं क्या पन्ने पलटने में? लिखाया था क्या? कुट्टनाड केरल -2 मीटर, विश्व में ऐसा स्थान जहां पर सबसे नीचे चावल की क्या की जाती है? खेती की जाती है। समुद्र तल पढ़ाया था, तब बढ़ाया था कुट्टनाड के बारे में, बताया था क्या? बिल्कुल लिखवाया था अच्छे से। आप मना क्यों कर रहे हो? अब आई नहीं थी? आई थी, कोई बात। अब सर्दियाँ आ रही है ना, तो देसी भैंस का घी लिया ना, और साहब वो क्या मतलब गोंद लिया ना, गूंद है ना, गोंद नहीं गूंद लिया ना, और उसके लाडू बनाना, ठीक है? फिर ताकि आने वाली गर्मियों में वो जो घी है वो दिमाग में थोड़ा तैरे, नहीं समझे? इससे थोड़ी सी जो है दिमाग में, और बादाम बादाम भी डलवाना उसके अंदर, बादाम, ठीक है? यस, बादाम वो वाले नहीं जो मूंगफलियां, वो नहीं, बादाम ओरिजिनल वाले। ओके भाई, बहुत जल्दी भूल रहे हो, क्या चक्कर है आप लोग? पिछला सारा साफ करते जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है हिमालय तो पूरा ही समिट गया होगा, मेरे को लग रहा है दिमाग में एकदम। कॉपी में तो है लेकिन पूरा समझ गया, सारा का सारा एकदम साफ हो गया। कोई बात, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो यहाँ समुद्र तल से भी नीचे जो है चावल की खेती की जाती। अब सुनना, एक नई बात बता रहा हूं, अभी तक नहीं आई लेकिन अब आएंगी। यहां पर बहुत सी लैगून झीलें पाई जाती हैं। सर, क्या झीलें पाई जाती हैं? क्या होती है लैगून झीलें? लैगून झीलें जब कभी भी समुद्र का पानी मैदानी इलाकों तक आ जाता है, ऊपर नहीं आता, ठीक है? कभी भी ऊपर की तरफ नहीं आता, सिर्फ नीचे वाले इलाके में। यहां पर जब समुद्र का पानी जब मैदानी इलाकों में आ जाता है, तो इस क्षेत्र के अंदर किसी बड़े विशाल क्षेत्र में, और ये लहरें जब वापस घूमती है तो यहाँ पर पानी छोड़ करके और फिर चला जाता है। यानी कि यहाँ क्षेत्रों के अंदर कई प्रकार की जो है क्या पाई जाती हैं? झीलें पाई जाती हैं, और जो समुद्री लहरों के द्वारा बनी हुई हैं। और इस प्रकार की झीलों को क्या कहते हैं? ये आजकल की बनी हुई नहीं है, ये आज से कई लाखों साल पहले की है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत सबसे क्या है? ओल्डेस्ट, राइट? प्रायद्वीपीय भारत के बाद में क्या बने? मैदान। मैदानों के बाद में जो है क्या बने साहब? हिमालय। हिमालय के बाद में क्या बना था? उत्तर भारत का विशाल मैदान, राइट? तो सबसे ओल्डेस्ट नंबर 1 पर ये है, उसके बाद में तटवर्ती मैदान है, हिमालय है, उसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये चर्चा की थी मैंने। तो कई सारी यहाँ पर जो है पानी का अवशेष यहाँ पर छोड़ करके चली जाती हैं समुद्र की लहरें, और इनको साहब क्या बोलते हैं? लैगून झील। यानी कि लैगून झील आस्तु में किससे बन रही है? समुद्र के पानी से। और समुद्र का पानी कैसा होता है साहब? अरे बोलो, खारो नहीं, खारा। तो हमेशा लैगून झील कैसी होती है? राइट? लेकिन साहब ये खारी होती है, और खारा का मतलब ये हो गया कि ये पीने योग्य, बोलो, नहीं होती। तो क्या पीने योग्य नहीं होती? खारे से क्या नमक बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अत्यधिक खारी झीलों से बना सकते हैं, जो राजस्थान में पाई जाती है, जो 33 सागर का अवशेष। समुद्रों से अगर नमक बना लेते तो क्यों गांधी जी को दांडी यात्रा करनी पड़ती? क्यों नमक जो है हम अभी लेकर के आ रहे, आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, तोता नमक, नहीं समझा मेरी बात?
प्रताप नमक क्यों लेके आते हैं हम? सूर्या नमक लो नहीं, और डगले वाले नमक जो बनिए की दुकान के बाहर रखे होते हैं क्यों लेके आते हैं हम पैसे? तुम्हारी दुकान थोड़ी ना, तो तेरे को कैसे पता बाहर रखे होते हैं? देखते नहीं हो, तभी मैं अभी आजकल अखबार में घटना देख रहे हैं आप, दुकान के बाहर नमक रखा था, कट्टे चोरी हो गए। नहीं समझा मेरी बात? ये आज के समय में इतनी महंगाई और इतनी जनसंख्या बढ़ गई है साहब, आप नमक की बात कर रहे हो, लोग माटी उठा के बेच देते हैं। रहने दे, अब क्यों मेरे और ज्यादा बोलवाना चाह रही है। ऐसी झीलें जिनका पानी पीने योग्य ना हो और ना ही क्या बना सके, ऐसी झीलों को नूनखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नूनखार झील। समझना मान कि समुद्र के पानी से पानी अवश्य छोड़ करके लहरें चली गई तो क्या कहलाती है? समुद्र के पानी छोड़ी, समुद्र का पानी हमेशा कैसा होता है? खारा, खारा पानी। ठीक है, यहां तक बात खत्म होगी। अब लैगून झीलें नूनखार झीलें, नूनखार का मतलब ना तो क्या बना सकते ना, नूनखार का मतलब होता है ना ज्यादा खारी और ना ही बोलो मीठी, वाह, ना ही पीने योग्य, ना ही जो है ज्यादा खारी और ना कम खारी, ये मान के चले आप। ना तो उससे नमक बना सकते कि इतनी खारी है और ना ही इतनी कम खारी है कि उसको पानी पी सके। ऐसी झीलों को क्या बोलते हैं? नूनखार। और नूनखार झीलें एक्चुअल में किन झीलों का ही नाम है? लैगून। और लैगून झीलें किससे बनती हैं? समुद्र की लहरों से। तो साहब अभी तक तो आई नहीं थी ऊपर की तरफ, बताइए कोई आई क्या झील अभी तक? लेकिन नीचे वाले में ही आ रही है, और या फिर अभी मैं पूर्वी तट पढ़ाऊंगा तो वहां पर आएगी। ठीक है ना? तो आपके मालाबार में, तमिलनाडु मैदान में, आंध्रा मैदान में और उत्कल के मैदान में ही नूनखार झीलें पाई जाती हैं, लैगून झीलें पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है, नूनखार झील जो है, वो उत्कल के मैदान में पाई जाने वाली, उड़ीसा में पाई जाने वाली चिल्का झील। क्या नाम है? जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? झील। राइट, यहां पर लैगून झीलें पाई जाती है साहब। और मालाबार की अगर चर्चा चल रही है, मालाबार के मैदान में लैगून झीलें बता रहा हूं, तो मालाबार कहां पर है? केरल। और कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं लैगून झीलों के। जैसे यहां पर एक झील पाई जाती है अष्टमुड़ी झील। क्या नाम है? अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील एक कैसी झील है? अरे बोलो, लैगून झील। अन्य नाम लैगून का नूनखार झील। ना तो ज्यादा खारी ना ही कम खारी कि पानी पी सके। क्लियर? दूसरी बेम्बनाद झील। अष्टमुड़ी इसलिए क्योंकि ये साहब कितनी जगह से मुड़ी हुई है? 8 जगह से मुड़ी हुई है। ठीक है, यस। ऐसे 8 जगह से मुड़ी हुई होने के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है? अष्टमुड़ी कहते हैं। ठीक है ना, यस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अष्टमुड़ी। एक है बेम्बनाद, बेम्बनाद झील। और बेम्बनाद झील भी कैसी झील है? एक लैगून झील। बेम्बनाद झील जो है वो सबसे लंबी झील है साहब, यानी ये झील जो है ऐसे बनी हुई है, ऐसे इसका पानी। क्लियर? ये सबसे लंबी झील, लगभग मान के चलिएगा ये 80-90 किलोमीटर लंबी है। यानी यहां से अगर शुरू करें पॉइंट और वहां तक जाए तो लगभग 80 से 90 किलोमीटर के बीच में आती। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब लोग हिंदू त्योहार मनाते हैं, तो हमारे हर त्योहार का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर हम होली मनाते हैं तो होली से पहले हम लोग गेहूं की लावणी करके खत्म करते हैं, और उस समय हम लोग गेहूं या जौ
खेतों के अंदर जो कच्चे होते हैं या पकने की तैयारी में होते हैं, तब उसके बाद में होली में हम सेक करके और होली के बाद में उसका चूरमा वगैरह बना करके या किसी देवता के चढ़ाने के बाद में हम अन्न खाते हैं, पहले पूजा करने के बाद में नए अन्न का। अरे इवन हम घर के अंदर कोई भी नई चीज लाते हैं तो बताइए आने पर क्या उसका तिलक करते हैं कि नहीं करते? अरे करते हैं कि नहीं करते? क्या आते ही उसको सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं कि नहीं बनाते? यस, उसको बनाते हैं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्यकाक्षा मंगलायतनो हरि, करते कि नहीं करते अपन? यस। फिर आरती उतारते कई, क्लियर, कन्याओं को आरती उतारने के लिए बोलते, फिर उसके बाद में उसको, ये हमारा परंपरा है हिंदू धर्म के अंदर। कोई अतिथि आए उसका भी सत्कार करते, हमारी परंपरा है कि खेतों के अंदर जब हम कोई अन्न उगाते हैं तो उसके बाद में उसकी पूजा करने के बाद में, उसका चूरमे का भोग लगाने के बाद में, उससे बनी हुई कोई भी चीज का भोग लगाने के बाद में हम खाते। अब बाजरा निकाल करके बोरियों भर करके रख दिया, लेकिन खा नहीं रहे। दिवाली पर, अब तुम्हारे होता है कि नहीं होता, दिवाली पर जब पट्टा सजाया जाता है, सामने मां लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती है, उसके ऊपर जो है पूरा सारा उसके खील वगैरह सब रखी जाती है, मिठाई वगैरह, उसके बाद में मिट्टी के सिकोरों के अंदर बाजरा भर के रखा जाता है। नया अनाज रखते हैं कि नहीं रखते? दिवाली पर पूजा करने के बाद, ठीक है ना। दिवाली के बाद में चूरमा वगैरह बनाने के बाद में आसपास में किसी देवता या उस खेत के अंदर बनाए हुए भैरू जी के छोटे से मंदिर के अंदर, उस स्थान के अंदर पूजा करने के बाद में और चूरमा चढ़ाने के बाद में हम भोजन करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? ऐसा उत्तर भारत में हम कर रहे हैं, दक्षिण भारत में भी होता है। दक्षिण भारत में ओणम का पर्व मनाते हैं। किसका पर्व मनाते हैं? ओणम। आपने नाम सुना होगा। ये ओणम इसलिए मनाया जाता है साहब, नया चावल, नया खेत में धान निकाल करके हम लेकर के आ चुके हैं। धान चावल, हमारे यहाँ तो बाजरा गेहूं हम 2 की रोटा ठोकते हैं, नहीं समझा मेरी बात। चावल तो दूसरे राज्यों से हमारे पास में आता है, और आने के बाद हम कभी, और शायद मैंने एक दिन बताया भी था, उत्तर प्रदेश का ये इलाका जो राजस्थान से टच करता है, हमारे चावल तभी बनते हैं जब हमारे कोई त्योहार हो, कोई पावने घर में आए तब, नहीं समझा मेरी बात। यस, या खुद की इच्छा कर रही हो तो आजकल एक नया सिस्टम चल गया, और बार नमकीन चावल बना लिया, अरे नहीं समझा मेरी बात, ये तब खाते हैं हम। वहां पे मुख्य भोजन ही चावल है। वहां पर तो रोटी, बाटी, लिट्टी, ये सब, जो लिट्टी मतलब बाटी के अंदर मसाला भर करके बनाई हुई, समझा मेरी बात। और बहुत सारी चीजें वो तब बनाई जाती हैं जब उनके कोई आता है, मेहमान आता है, कोई त्योहार होता है, तब बनाते हैं। उनके लिए गेहूं ऐसा है, बाजरा ऐसा है। बाजरा हर कोई खा नहीं सकता, क्योंकि खा ले तो कार्यक्रम रुक जाता है, नहीं समझा मेरी बात। राजस्थान वालों को आदत है, तो इसलिए आजकल भारत में बाजरा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है कैल्शियम पोटेशियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे बेहतरीन होता है, खाना चाहिए। तो लोग आजकल जो है इंडिया के अंदर बाजरे से बने हुए, आटे के बने हुए बिस्किट की इंडस्ट्री जो है लग चुकी। आज से पहले हम मैदा या फिर गेहूं की बिस्किट खाते थे, अब जो है बाजरे के बिस्किट भी मार्केट में मिलना शुरू हो गए, ठीक है ना। जिस चीज की ज्यादा, क्योंकि अब धीरे धीरे शरीर के अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक नई तरह की बीमारियां पनपने लगी। ये कैंसर जैसी बीमारियां या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, इनकी संख्या पहले जो है कुछ गिनी चुनी होती थी, अब आजकल हर देख सकते हैं, हर दूसरा तीसरा आपको केस ऐसा ही मिलेगा। आपके खानदान के अंदर भी आप देख सकते हैं दूर दूर तक शुगर जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, क्लियर। और हार्ट अटैक जैसी बीमारी तो आपने देखी होगी, तो हार्ट अटैक किसी महिला को, ओ माय गॉड, किसी भी महिला को हार्ट अटैक बहुत कम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा पुरुष को हार्ट अटैक आता है। क्या कारण है, कोई बताएगा? हार्ट अटैक आने का एक रीजन, हम लोग गलत खान पान, तेल पानी ये सब लेते हैं, तो अच्छी बात। इसके अलावा मुख्यतः बीमारियों की जड़ टेंशन, चिंता होती, ठीक है ना। यस, माँ के तो टेंशन होगी, नहीं समझा मेरी बात। यस, बताओ, घंटी बज गई इंटरवल की और मास्टर छोड़ नहीं रहा, टेंशन होगी। बताओ अब क्या खाऊंगी, बाहर जाके पतासे का ठेला मार, पतासे का बिस्किट लेके खा लेना, घर जाके रोटी ठोक लेना, एक दिन भूखी रह जाएगी तो क्या हो जाएगा? नहीं, टेंशन होगी, टेंशन पाड़ ली। और कोई बात होगी, फलाने किसी की शादी है, उसमें क्या कपड़े पहनूंगी, टेंशन होगी। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं, जो कि अलमारी अगली की दीदी की भरी पड़ी है, नहीं समझा मेरी बात है। घर वालों के सबके 10 लोगों के एक कपड़े एक तरफ और दीदी के कपड़े एक तरफ बराबर है, तो दीदी के पास में 100 जोड़ी ड्रेस, और रया सया ऑनलाइन की माँ जाऊं घाल आया मीशो, नहीं समझा मेरी बात। यस, बाला हो, यस, गलत नहीं कह रहा आपको। यस,
तो दीदी ने अलमारियां फुल भर दी। दीदी से पूछा इतने कपड़े क्यों ला रही हो? 200 रुपए की है, नहीं समझा मेरी बात? ये हो, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं लेती, नहीं समझा मेरा? इसका कारण है, अब हार्ट अटैक आता किस में है? हार्ट में आता है। देखो साहब, एक स्वस्थ मनुष्य का, किसका? जो दिल का वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम पुरुष का होता है, और फीमेल का होता है 250 ग्राम, कम। क्लियर? चाहे पुरुष 20 किलो का हो, चाहे महिला 120 किलो की हो, तो भी ये 250 ग्राम ही रहेगा, नहीं समझा मेरी बात? यस। और ये 20 किलो का है तो अकेला 300 ग्राम, यानी एक तरफ झुक करके चलेगा, नहीं समझा मेरी बात? ये ज्यादा ही रहेगा, ऐसा है, पुरुष का ज्यादा हो। अच्छा, कभी देखो आप, कभी आप रोते हैं तो लोग रोते हैं तब आके आंसू पूछते वक्त, या कभी भी आप दिल छोटा मत करें, बोलते कि नहीं बोलते? दिल छोटा, कभी कभी देखना आप अंदर से बहुत ज्यादा भर जाते हैं, और कभी रो करके आंसू आंसू पूछ पाछ के मुंह माथ धोने के बाद सारा काम खत्म करते देखना आपको बिल्कुल फ्रेश फील होता है कि नहीं होता? यस। अरे होता है कि नहीं होता? यस। हमने हमारे भावनाओं को आंसू से निकाल दिया, खत्म कर दिया, दिल हल्का कर लिया, ठीक है ना? यस। दिल हल्का मत करे, छोटा मत करे, बोलते कि नहीं बोलते? रोते हैं तब। कोई भी बात हो, छोटी सी बात हो, कुछ भी बात हो, समझना मेरी बात? यस। तो अगली कोई भी बात हो, रोना शुरू हर बात में, क्योंकि ये अपनी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ रोक के निकालती है, क्योंकि दिल का वजन क्या होता है? कम। पुरुष नहीं रोता। आपके सामने कभी कोई पुरुष अगर रोता हुआ मिले तो समझ लेना कि कोई बात इतनी बड़ी हुई है कि जो पत्थर में, एक चट्टान में भी क्या कर सकती है? दरार, तभी ये रो रहा है। ये तो कोई पुरुष रोता नहीं है, वो तभी रोएगा जब बात इतनी गहरी हुई है कि किसी पत्थर में या चट्टान को तोड़ सकती है, और ये तब रोएगी जब चट्टान को हवा छू करके भी निकल जाए, तब भी। नहीं समझा मेरी बात? ये तब भी रोएगी कि बड़ा आज तो करवा चौथ है, आज तो सोने का हार ही आ जाए, नहीं समझा मेरी बात? थाली भर के लिए आई, ला रहा है कि नहीं ला रहा? नहीं समझा मेरी बात? इधर करवा चौथ टूटे, उधर पति साफ, नहीं समझा मेरी बात? अगली टेंशन, तो अगली भावनाओं। हर पुरुष ने, अगर हर आदमी ने रोना शुरू कर दिया तो ये हार्ट अटैक की घटनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये भावनाएं, इमोशंस। तो मैं कई बार जब मोटिवेशन सेमिनार वगैरह लेता हूं, तो जब कभी भी अगर हमारी रोने की इच्छा करें तो जाहिर सी बात है, सबके सामने नहीं कि बाल गाल 10 आदमियों के पीछे की बाहर क्यों गाल रहा है, नहीं समझा? बाहर गालता हुआ रोड तक, पूरे रोड पर हरमाना थाना भी इकट्ठा हो गया कि बाहर क्यों गाल रहा, इतनी तेज वीडियो। एक बंद अकेले कमरे में चुपचाप रोया, बात खत्म। क्योंकि आंसू अगर आप लोगों ने, अगर लोगों ने देखे तो हमेशा लोग आपकी भावनाओं का क्या करते हैं? सौदा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इसलिए कभी नहीं। एक लड़की के 99% आए थे, 99% मेरिट में, और वो रो रही थी। क्यों रो रही थी? कि 1% कम क्यों आए। और एक छोरा स्वामणी बोल चुका था, 2 किलो मिठाई हलवाई की दुकान से रामजी लाल की से ले आया था, लोगों को बांट रहा था। भाई से पूछे तेरे परसेंटेज कितनी बनी? बोला साहब बस फेल होना बच गया, 33% आई है। उस लड़के को बताया कि भाई वो तो दीदी रो रही है। अरे बावली, तेरे जितना है उतने में हम 3 गरीब पास हो जाते हैं, नहीं समझा मेरी बात? तो हर सिचुएशन को एंजॉय करना, इससे बड़ा कोई नहीं जान सकता, नहीं समझा मेरी बात? यस। और हर सिचुएशन का इमोशन से रहना, वो इससे बड़ा कोई नहीं जान सकती। क्योंकि 250 ग्राम, इधर कितना? 300। ये आपका साइंस का भी प्रश्न है कि मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य के दिल का वजन पुरुष का कितना होता है, तो आंसर कितना होगा? 300 ग्राम। महिला का 250 से 260-70, बस इससे ज्यादा नहीं होता। चाहे अगली 120 की हो, किलो की, ग्राम की नहीं, तो चाहे अगला 20 ग्राम का ही हो, नहीं समझा मेरी बात? यस।
अगला 20 ग्राम का हो तो उसमें से ये मान के चलो कि 320 ग्राम का है टोटल वजन हो अगले का, क्योंकि झुका हुआ है, क्योंकि 300 ग्राम तो अगले की यही है दिल, ये होता हमेशा। तो सारा खेल इनका होता, इमोशंस का होता, भावनाओं का होता। इसलिए तो कोई आदमी को अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, फुल एंजॉय करना चाहिए। तो हमारे भारतीय संस्कृति में हर चीज की हम लोग पूजा करते हैं, हर चीज का हम लोग जो है संस्कृति से जीते हैं, और वास्तव में हमें इसी प्रकार से जीना चाहिए। मैं कभी पाश्चात्य संस्कृति का, अंग्रेजों की जो चीजें करते हैं, मैं कभी सपोर्ट नहीं करता उन चीजों को। क्लियर? जिंदगी में एक बार शादी करता भारतीय आदमी, क्लियर, एक बार, वैसे बाहर तो वो कई बार कर लेता है, एक बार ही शादी करता है, और जिस दिन शादी करता है तो उसके 10-15 दिन तक वो शादी को पूरी को एंजॉय करता है। कभी किसी घर बिंदोरी, नहीं समझा मेरी बात, कहीं किसी का डीजे बज रहा है, फिर खुद के लगन का प्रोग्राम, फिर खुद के जीवने का प्रोग्राम, फिर बारात लेके गए, फिर घर पे आए तो आशीर्वाद समारोह, नहीं समझा, फिर अगले दिन देवता ढोकने गए तो सांटी खेल रहे हैं, नहीं समझा मेरी बात, यस, फिर अगले दिन फिर वो अंगूठी निकालने का परंपरा चल रही है। ऐसे करके प्रोग्राम 10-15 दिन, आदमी जिंदगी में एक बार शादी करे तो उसको भी एंजॉय करे। अंग्रेजों का क्या है, सुबह ऑफिस में किसी से मिले, शाम तक दोनों ने मिलकर शादी कर ली, कबूल है कबूल है, नहीं समझा मेरी बात, यस, तो वो शादी तो ना होती। तो भारतीय संस्कृति जैसी संस्कृति कहीं नहीं। आप ये मत समझना कि उत्तर भारत के अंदर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता, होता है, हर चीज का करते हैं वो लोग। इवन अगर वो किसी वहां पर एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है केरल के अंदर, हाथियों का त्योहार मनाया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल। हालांकि एलिफेंट फेस्टिवल थाईलैंड में भी बनता है, दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी संख्या में थाईलैंड में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? सफेद हाथी भी थाईलैंड में मिलते हैं। थाईलैंड देश खाड़ी देश, भारत के एशिया के अंदर ही पड़ता है, भारत के बिल्कुल इधर की तरफ, पूर्वी की तरफ खाड़ी देश है। और ये केरल वगैरह जो है, इनके अंदर भी ये संस्कृति है, सब जगह पर हाथियों की पूजा करना, इवन कोई त्योहार हो उसमें नया, तो ये नए चावल की पैदावार होती है जब पूजा करते हैं। और त्योहार के दिन ये लोग एक और प्रोग्राम करते हैं, ये लोग नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं? आपने कभी अखबारों में देखा नहीं देखा, इंटरनेट पर देखा नहीं देखा, शायद एक फिल्म में भी था ऐसा, एक बड़ी सारी ऐसी नाव होती है और प्रत्येक इसमें जो है पुरुष बैठा होता है, एक ही तरफ की होती है, ठीक है, ऐसे लंबी होती है, और इनके चप्पू जो है पानी के अंदर होते हैं, और ये इस प्रकार से पानी के अंदर, ऐसी एक नहीं कई प्रकार की नावें होती हैं जो कौन सी झील के अंदर डालते हैं? भीमनाद में। कौन से त्योहार के दिन? नौका दौड़। और इस नौका दौड़ को जो जीतता है उसको ट्रॉफी देते हैं। इस नौका दौड़ का दूसरा नाम नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम है? नेहरू ट्रॉफी कहते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र यही है जहां पर बोट रेस होती है, केरल। और झील, तो झील का नाम क्या है? क्लियर? इससे ऊपर एक और झील है, असमुड़। ये किस प्रकार की झील है? किसके पानी से बनी है? किसकी लहरों के पानी से? समुद्र से। क्या ये खारी है? क्या खारी है? क्या तो खारी है तो पानी पीने योग्य? खारी है तो क्या नमक बना सकते हैं? ना नमक बना सकते हैं, ना पीने योग्य पानी, ना ज्यादा खारी ना कम खारी, ना तो ज्यादा खारी की नमक बना सके, ना कम खारी की पानी पी सके। तो इस प्रकार की झीलों को तो पश्चिमी तटवर्ती मैदानी भाग में, पश्चिमी मैदानी भाग में लैगून झीलें 6 मैदानों के अंदर से किसी मैदान के अंदर मिलती हैं, राइट। मुख्यतः किसकी खेती करते हैं? चावल। फिर कन्नड़ में किसकी खेती करते हैं? कॉफी, गरम मसाले, चाय। कोकण में किसकी खेती करते हैं? नारियल, काजू, आम, बताया था। गुजरात के मैदान में मूंगफलियां, काठियावाड़ में मूंगफलियां, कच्छ के मैदान में कुछ नहीं करते क्योंकि लवण का मैदान है। खेती होती है क्या? नहीं होती। लिख पाया? अरे समझ में आया क्या? लिख। आप खड़े हो ना, बाहर आओ, इधर आओ, मैं बताता हूँ। बड़े वो पानी भर लो, इस पानी को फेंक के लाना, अच्छे से धो के मांझ के फिर लेके आना, ठीक। मांझ के मतलब धो के लाना, मतलब लिखिए।
उसको इसलिए भेजा कि पढ़ने में उसका मन है नहीं समझा मेरी बात, यस, तो इसलिए तुम्हारा है तो लिखो। कहाँ तक लिख लिया था मालाबार में? चावल की। ओके, आज ये दीदी नहीं आई है क्या? आप आज ही आयोगे? आज ही आयोगे आप? अच्छा अच्छा, नहीं आप नहीं, आपके पीछे वाले, बाकी सब तो पुराने ही बैठे हैं ना। ओके ठीक, लिखिए साहब। मालाबार तट के पास बहुत सी लैगून झीलें स्थित हैं। मालाबार तट के पास बहुत सी लैगून झीलें स्थित हैं। बहुत सी क्या झीलें स्थित हैं? लैगून। अब सुनो, जब मैं अपवाद तंत्र के बाद में मैं आपको झीलें पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं टाइप ऑफ झीलें पढ़ाऊंगा। भारत में झीलों के प्रकार। विवर्तनिक झील, विवर्तनिक का मतलब दो पहाड़ों के खिसकने से और बीच के भाग में भरा हुआ पानी कैसी कहलाती है? विवर्तनिक झील। क्लियर? समुद्र के पानी से और फिर बनी हुई झील लैगून झील। ऐसे झीलों के प्रकार, ठीक है ना? तब मैं आपको लैगून के बारे में बताऊंगा। तो बहुत सी लैगून झीलें मिलती हैं। थोड़ा बहुत तो समझ गए आप लैगून का मतलब क्या होता है। अभी तक लैगून नहीं आई थी, लेकिन मालाबार में लैगून आई। आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसको पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। तो यहां पर केरल में, अब आपको पता हर जगह पर भाषा अलग अलग होती। हमारे राजस्थान में देख लो आप, हर जगह पर भाषा अलग अलग होती। अब आपके घर के अंदर बाउल, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, जिसमें सब्जी डालते हैं, वो क्या होती है? कटोरी। और होती है क्या? यस, कई कटोरी, कटोरा, ठीक है, प्याली। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हंसने की बात नहीं, प्याली। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। दो ही शब्द आपको दिख रहे। अगर आप पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहां पर पश्चिमी राजस्थान की तरफ प्याली या कटोरी नहीं बोलते, वहां पर बोलते हैं बाटकी। सुना है क्या आपने नाम? बाटकी लाना। यस, आप लोग बाटी बोलते हो, बाटी, खाने वाली बाटी। इसके अलावा और क्या बोलते हो? बाटी सुना है नाम आप? यहां पर पश्चिमी राजस्थान की तरफ बाटी नहीं बोलते, बाटी को बोलते हैं रोटा। रोटा, ठीक है। और शेखावाटी यानी पूर्वी तरफ रोटा बनाया जाता है मोन डाल करके, और इसको चूर करके क्या तो सब्जी डाल के खाएंगे या फिर ऊपर घी डाल के, शक्कर डाल के खाएंगे, चूरमा सा बना करके। रोटा। कई लोग तो रोट जो है हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं, होता है, लेकिन सब जगह पर अलग। ऐसे ही दक्षिण भारत के अंदर भी अलग अलग बातें होती है। तो कई जगह पर इसको जो है लैगून बोलते हैं, कई जगह पर नूनखार बोलते हैं। तो केरल में क्या बोलते हैं? इन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं कयाल। क्या कहते हैं? कयाल। आधा कयाल, कयाल, खयाल नहीं, कयाल लिखेंगे। स्थानीय भाषा में लैगून झीलों को, यहां स्थानीय भाषा में लैगून झीलों को, यहां स्थानीय भाषा में लैगून झीलों को कयाल भी कहते हैं। आधा कयाल है, कयाल भी कहते हैं। जैसे अष्टमुड़ी झील, केरल के मालाबार तट में स्थित कयालों के लिखा रहा हूं, लैगून झीलों को लिखा रहा हूं, लिखना अष्टमुड़ी झील, कोमा बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील, लिख लिया। बेम्बनाद झील का अन्य नाम है पुन्नामादा कयाल, लोकल भाषा में
पुन्ना मादा कयाल, क्योंकि भाषा मलयालम वगैरह बोली जाती है वहाँ पर। पुन्ना मादा कयाल, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है, और इन क्षेत्रों में केरल वगैरह में क्या बोली जाती है, मलयालम। ओके, पुन्ना मादा कयाल लिख लिया, यस, पॉइंट बना के लिखना। वेमनाथ झील में, वेमनाथ झील में ओणम पर्व पर, वेमनाथ झील में ओणम पर्व पर, ओणम, तो वहां पर ओणम क्यों मनाया जाता है? नए चावल, नई फसल के कटाई के बाद में घरों में आने की खुशी में, ठीक है ना, यस। तो ओणम पर्व पर, ठीक है ना, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली, मलयालम में नौका दौड़ को बोलते हैं वल्लम कल्ली, नामक नौका दौड़, बोट रेस, यार वो एक फिल्म भी तो है, कौन सी फिल्म है उसमें अभी कुछ दिनों पहले आई थी, बागी, बागी, हाँ उसमें दिखाया था ना वो, बागी फिल्म के अंदर वो वही है, उसी की बात करना, वहीं पे जाके शूटिंग हुई थी, ठीक है ना, लोकल उसी एरिया में जाकर के शूटिंग हुई थी। ओणम के दिन नहीं हुई थी, अलग दिन कोई रखा गया था प्रोग्राम शूटिंग के लिए ओनली, ठीक है। तो ये वल्लम कल्ली नामक नौका दौड़, बोट रेस का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। लिखेगा साहब, पूर्वी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान, ठीक है। तो हमने यहां तक की पूरी चर्चाएं कर ली है, मालाबार तक हमने पढ़ लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब पूर्वी तटवर्ती मैदान हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखेगा, पूर्वी तटवर्ती मैदान को पूर्वी तटवर्ती मैदान को नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। उत्तरी सरकार तट, नंबर 1, उत्तरी सरकार तट, डैश करके लिखना, उत्तरी सरकार तट, ठीक है ना। दूसरा मत लिखना भी, डैश करके इसे भी लिखेंगे, नदियों के आधार पर। तो कौन सी नदी से कौन सी नदी तक, स्वर्ण रेखा से, स्वर्ण रेखा नदी से कृष्णा नदी तक, वेरी गुड, लिखो, यह स्वर्णरेखा नदी से कृष्णा नदी तक विस्तृत है, विस्तृत है, स्थित है, कुछ भी, तक विस्तृत है, ठीक है। यह तट उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में, एकदम राइट है बात,
अरे समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में, कल बहुत अच्छे से डायग्राम बनवाया था, तब मैंने आपको लिखवाया था, डायग्राम को चेक कर सकते हैं आप प्रैक्टिकली। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंबर 2, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट यह है कृष्णा नदी से, यह है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच, यह है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। यह मुख्यतः तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, यह मुख्यतः तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मुख्यतः तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में क्या है, स्थित। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ओके, लिखिएगा। तो नदियों के आधार पर इसको कितने भागों में बांट दिया? 2। नेक्स्ट लिखिएगा, पॉइंट हेडिंग बनानी है और लिखिएगा प्रादेशिक आधार पर इस मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रादेशिक आधार पर इस मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, उत्कल का मैदान। नंबर 1, उत्कल का मैदान। ठीक है, नंबर 1, उत्कल का मैदान। अब इसमें वो नंबर की नहीं डालनी, 7, 8, 9, वो नहीं डालनी आपको, वो अपन को पढ़ने की दृष्टि से अपन लिख रहे हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान के अंदर। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ लिया था इस प्रकार से, लेकिन अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 समझ रहे हैं मेरी बात में? यहां से बढ़ाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, कहीं देखो चाहिए।
धीरे धीरे जनसंख्या कम कैसे होती जा रही है? काहे का पेपर? सीईटी का? है? कौन बोला? ये बोली ना, इसमें हंसने क्या मतलब? अभी तो बताया था हार्ट अटैक वाली बात, ही बावड़ी है बिल्कुल ही, एकदम ही हंसते रहना चाहिए। तू क्या चाहती है? हर आदमी रोता ही रहे तेरी जैसे? कमाली होगी। बना लिया सबने? ये जो बनाया ये उत्कल का मैदान, और उत्कल के मैदान के अंदर जो चीजें स्थित है उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, पहले समझ लो, फिर उसके बाद में लिखते हैं। इस मैदान का जो निर्माण हुआ है वो मुख्यतः किस नदी के द्वारा? वह उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इस महानदी से बिल्कुल अलग है नीचे की तरफ। अगर महानदी का पानी इसमें आता तो जाहिर सी बात है हमेशा नदी का जल कैसा होता है? ताजा पानी, फ्रेश वाटर, मीठा पानी, पीने योग्य पानी। लेकिन चिल्का झील कैसी झील है? लेगून झील। खारा पानी, नून खार झील। ठीक है ना? तो इससे बिल्कुल अलग थलग बनाया अलग से। इसकी अगर कोई भी नदियां, कोई भी धारा गिर गई तो जाहिर सी बात है पूरे पानी को मीठा कर देंगी, इसलिए बिल्कुल अलग है ही नहीं उसके जद के अंदर ही, उसके अपवा तंत्र के आड़े ही नहीं आती, इसलिए अलग बनाई हम। यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है कलाम द्वीप। इस समुद्र के मैदान में, मैदान से बिल्कुल अलग समुद्र की तरफ। क्लियर? कलाम द्वीप। पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम से इसको क्या बनाया गया है? कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया। और भारतीय नेवी का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र इंडियन नेवी का वो यहीं पर ही है, चिल्का झील में, उड़ीसा में। जो कोई भी नेवी में लगेगा भारतीय नेवी के अंदर, उसकी सबसे पहले ट्रेनिंग उसको कहां भेजा जाएगा? उड़ीसा, चिल्का झील। हेलीकॉप्टर उठा के फेंक देते हैं उसको नीचे, तैर। कोई भी मिसाइलें उनको इधर ही पूर्वी तट की तरफ झुका करके और फिर उनका परीक्षण किया जाता है कि मान लीजिए ऊपर की तरफ गई, कोई विस्फोट हो गया तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ गिरे तो समुद्र भी गिरे, और उसको टारगेट ऐसे फिट कर दिया, पता चले ऐसे घूमती घूमती तुम्हारे इधर ही घर के आकर बोले बडीम। नहीं समझा मेरी बात? ये खत्म। दीदी का सपना ही रह जाए खत्म कि भाई और बार है, मेरे को तो शादी भी करनी थी। नहीं समझा? अभी मिसाइल द्वीप, जितनी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जितनी भी मिसाइलों का भारत के अंदर टेस्टिंग की जाती है, वो कौन से द्वीप पर की जाती है? नाम क्या बन दिया? कहते, लेकिन एक्चुअल में नाम क्या है? बालासोर शहर। उड़ीसा के अंदर लोहेस्क वगैरह निकलता है, तांबा वगैरह निकलता है। तो जितनी भी बड़ी मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक, एंटी बैलिस्टिक, वो सारी की सारी कहां पर बनती हैं? उड़ीसा के बालासोर शहर में। तो भारत की क्या कहलाती है? इसके अलावा चांदीपुर तट, यहां पर ये तट जो है, इस पर कभी कभी समुद्र की लहरें बहुत हद तक पीछे हट जाती हैं। कई कबार पानी बहुत ज्यादा सीढ़ियों तक भरा हुआ होता है, कई बार देखते हैं आप। और कभी कभी किसी बांध वगैरह क्षेत्र में पानी बिल्कुल पीछे हट जाता है तो सीढ़ियां बिल्कुल नीचे तक दिखती हैं। किसी बांध के वहां पर जाते हैं तो देखना कई कबार अपन को पानी बिल्कुल नीचे है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार ये पानी आज से कई साल पहले यहां भी आया था, तो उसके निशान बाकी रहते हैं कि नहीं रहते? तो कभी कभी इसके जो समुद्र का जो जल है वो बहुत अधिक पीछे तक हट जाता है। ऐसा भारत में एक ही जगह पर घटना होती है, वो कहां पर होती है? चांदीपुर।
तट। और चांदीपुर तट कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। क्लियर? यस। तो यहाँ पर भी भारतीय नेवी वगैरह इनका सबका जो है प्रशिक्षण केंद्र वगैरह वो, ठीक है, लिखेगा साहब। उत्कल का मैदान, यह मैदान मुख्यतः उड़ीसा में स्थित है। इस तटवर्ती मैदान का निर्माण महानदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। कल समझा दिया था नदियां मैदानों का निर्माण कैसे करती हैं। महानदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इस तटवर्ती मैदान के पास चिल्का नामक भारत की सबसे बड़ी लैगून झील स्थित है। सबसे बड़ी लैगून झील स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी नूनखार झील भी है। नूनखार झील, यह भारत की सबसे बड़ी नूनखार झील, ब्रैकेट में करना, ना ज्यादा खारी ना कम खारी। क्या सांबर नूनखार झील है क्या? सांबर नूनखार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि क्या बनता है? नमक बनता। ज्यादा खारी मान सकते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा ना कम खारी, ऐसा तो नहीं है साहब बहुत ज्यादा खारी, ना तो ज्यादा खारी, बिल्कुल ज्यादा खारी है। तो नूनखार की तो परिभाषा में बैठ ही नहीं रही। उदयपुर के अंदर पिछोला झील क्या नूनखार झील है क्या? भाई साहब मीठे पानी की झील है, वहां के शहर के अंदर पीने का पानी पहुंचाती है, तो नूनखार कहां से हुई? राइट? नूनखार कहेंगे उसी को जो खारे पानी की हो, लेकिन ऐसा खारा पानी जो ना तो पीने योग्य हो, जो ना ही नमक बनाने योग्य हो। राजस्थान की झीलों को नहीं कहते नूनखार, समुद्र के पानी से बनी हुई झीलों को नूनखार कहते हैं। बोलो बात समझ गए क्या? नूनखार, सुनिए मेरी बात ये। और हमारे राजस्थान में नमक, गुजरात में, दक्षिण भारत में नमक कहते हैं, लवण कहते हैं, नून कहते हैं। हमारे यहां पर कहते हैं लूण। लूण लिया जी, बिल्कुल शुद्ध शब्द है लूण, एकदम शुद्ध शब्द। और ऐसी नदी जो खारी हो जाती है तो उसका नाम भी बन जाता है लूणी। बिल्कुल सही है, लूण बोल दो, लून बोल दो, बात एकदम सही है। कई बार बाड़मेर वगैरह क्षेत्र से ही या मेवाड़ वगैरह के क्षेत्र से ही कई बार नमक बेचने के लिए आते हैं कुछ लोग और आवाज लगाते हैं लून ले लो लून। वही नहीं बोलते नमक ले लो, वो क्या बेचने के लिए आते हैं? लून। समझा मेरी बात? क्योंकि एक्चुअल शब्द ही क्या है? लूण या फिर लून, हमारे राजस्थानी शब्द, ठीक है ना। शुद्ध हिंदी का शब्द क्या है? नमक, ठीक है। और कई लोग बड़े वो इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा सोल्ट दी ना, नहीं समझा मेरी बात? यस, लिखिए यस। खाना खाने के बाद जब बिल्कुल एकदम मिर्ची वाला खाना खा लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में मीठी आइसक्रीम लाई जाए या फिर कोई मीठा पकवान लाया जाए, मान लीजिए कोई गुलाब जामुन आ गया, कोई हलवा आ गया, थोड़ा सा देते हैं ताकि खाने को पचा सके, इसलिए दिया जाता। मीठा बाद में खाया जाता है खाने के बाद। क्लियर? उसको जो लोग खाते हैं इंग्लिश वाले वो बोलते हैं डेजर्ट। ओ माई गॉड, डेजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट। जो बीच में खाना खा रहे हैं उसको बोलते हैं मेन कोर्स। जो रोटी सब्जी खा रहे हैं
उससे पहले हल्का फुल्का जो नाच था शादी ब्याहों में जो सल्टा रहे हैं, नहीं समझा भैया? शादी ब्याहों के अंदर भिड़ते ही चीलवे के, चाउमीन के, पतासियां डकार रहे हैं, वो सब होते स्टार्टर। क्या होता है? बीच में खाया गया खाना मेन कोर्स, लास्ट में सबको एक बार तो सल्टा लिया आइसक्रीम, 2 दोने और साथ में लेके चल रहे, नहीं समझा भैया? डिजर्ट। बचपन में हम भी ऐसा करते थे। धीरे धीरे समझ बढ़ी तो पता चलता था कि हमें और कोई देख रहा है, पहले गार्ड भी रोकता था, तब हट वो करके भगते थे, नहीं समझा मेरी बात? वो डिजर्ट होता। और हमारे घर पर खाएं तो बार मीठो लिया जे, मीठो मीठो मुंह बड़गो, नहीं समझा मेरी बात? यस, मुंह मीठा ही होता। हम राजस्थानी आदमी, हम उस तरीके से बातें करते। ये अभी करवा चौथ कल परसों गई है। ये करवा चौथ अगर आप अपने दादा दादी से पूछें, या दादा दादी किसी के परदादा भी जिंदा हूं, परदादी जिंदा हो, नाना नानी जिंदा, आप उनसे पूछना कि आपने कभी करवा चौथ की है? बताओ। ओए भाई साहब चलनी में देख रहे हैं, नहीं समझा मेरी बात? इसमें दिया छुपा रखा है, बताओ आप ऐसे देख रहे हैं उसको। चौथ माता का व्रत होता है, लेकिन इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होती है जिस प्रकार की करते हैं, नहीं समझा मेरी बात? यस, उस चालनी मुहूर्त में उसमें क्या देखना? किसी के घर पे चलनी ना हो, बजरी छान लेगा हो तो उससे देखो ना क्या दिक्कत आ रही है, बताओ। तो देखना ही अकेले को चांदनी में देखते हैं, बतावा। पीछे चांद भी होना चाहिए, फिर वो भी देखना। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो चांद है कि ये चांद है, बताओ आप। अरे चांद को पता चल जाए कि ऐसी बूंदी बूंदी शकल वालों को चांद कहा जा रहा है, तो वहीं ऊपर से आत्महत्या कर ले कूद करके, वो बताओ। वो बोले भाई साहब मेरे में क्या कमी रहेगी जो इनको चांद कह रहे? हाय मेरा चांद, नहीं समझा मेरी बात? चांद, कई लोग शॉर्टकट में चंदा, ओ माई गॉड, चांदुड़ी, बताओ आप। छोटे बच्चों को बोलते हैं बाबू, यहां पर अलग ही बाबू, बाबूड़ी, वाह। ये राजस्थान का कल्चर जो है, धीरे धीरे ये चीजें चेंज होती। एक्चुअल में शब्द जो है, कई बार मैंने बोला ये यही है, नून खार, तो नून से ही बना, नून, लून, लूण एक ही शब्द है। गुजरात में नून बोलते हैं, लवण जिसके अंदर नमक होता है, गुजरात में भी पैदावार होती है। तभी तो दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, नमक यात्रा, लिखिएगा। तो ये नून खार, ना ज्यादा खारी ना कम खारी, ब्रैकेट बंद, कईयों का खुला रहता है, भी कहते हैं। सबसे बड़ी नून खार झील कौन सी है? चिल्का झील, ब्रैकेट बंद। सबसे बड़ी नून खार झील बी है तक बात खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लिखना, इस तटवर्ती क्षेत्र के पास व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप ओब्लिक कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप ओब्लिक कलाम द्वीप स्थित है। यह यहां भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। इस तट के उत्तरी भाग में चांदीपुर तट स्थित है। चांदीपुर तट स्थित है। जहां निम्न ज्वार के समय जल बहुत अधिक पीछे हट जाता है। जल बहुत अधिक पीछे हट जाता है। अभी एक शब्द लिखा मैंने, निम्न ज्वार। ज्वार मतलब टाइड होता है। टाइड का मतलब समुद्र का पानी लहरों के द्वारा बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठेगा तब तो ज्वार, और नीचे की तरफ बैठेगा तो भाटा। ठीक है ना? कई बार कई लड़कियों को गुस्सा आता है, अब बार पड़ेली भाटा की धुली माथा में, नहीं समझा? वो भाटा नहीं है, ये भाटा समुद्र का पानी अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो भाटा। ये सर क्यों आते हैं? ये दिन के समय
दैनिक ज्वार भी हो सकता है, रात के समय भी हो सकता है, और 24 घंटे में कितनी बार हो सकता है, इसके पीछे कारण अधिकतम 2 बार। और इसके पीछे कारण जो होता है वो पृथ्वी और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, अर्थ और अर्थ का उपग्रह मून, चंद्रमा। क्लियर? वो कैसे? पानी की बोतल है क्या किसी के पास में? एक और कोई सफेद कलर की है क्या? सफेद कलर की पानी की बोतल है किसी के पास में? नहीं है, कोई बात नहीं। ये अर्थ है साहब, ये क्या है? अर्थ। अर्थ के अंदर पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है क्या? अरे देखिए साहब, जल भरा हुआ है क्या? यस, अर्थ के अंदर जल भरा हुआ है। और जल जब चंद्रमा गति करेगा और जैसे ही चंद्रमा इसके एक छोर पर आएगा तो साहब दोनों का आकर्षण बल बनेगा और अर्थ और चंद्रमा एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? आकर्षित। देखिए साहब, जल था और चंद्रमा घुमाव कर रहा है तो क्या प्रभाव पड़ा? क्या यहां पर पानी का वेग ऊपर उठा? क्या यहां पर कम हुआ? क्या इस क्षेत्र में क्या आएगा? इधर क्या आएगा? फिर चंद्रमा गति करता है, इधर क्या आ रहा है? इधर क्या आ रहा है? फिर चंद्रमा गति करेगा, क्या आ रहा है? क्या आएगा? ऐसी स्थिति दिन में कितनी बार बनेगी? कोई दिक्कत किसी को? यस, क्योंकि पृथ्वी खुद घूम रही है ना, इस वजह से। तो इसलिए जब ये स्थिति बनती है तो ज्वार भाटा की स्थिति पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के बीच में, दोनों का आकर्षण बल, दोनों का जो है गति बल वो काम करता है। दोनों का आकर्षण बल, दोनों का जो है गति बल, दोनों की प्रकीर्णन गति काम करती है, जो कि मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया। पानी का वेव ज्यादा ऊपर की तरफ उठना तब क्या कहलाता है? ज्वार, टाइड। ठीक है? और टाइड के अंदर ही कई प्रकार की बातें जिसको हम निम्न ज्वार कहते हैं, यानी पानी जो है यहां पर तो ये होगा, ये कहलाएगा हाई टाइड। क्या कहलाएगा? और यहां पर जो है ये क्या कहलाएगा? लो टाइड, निम्न ज्वार। और बिल्कुल यहां पर स्थिति जो बनेगी तो वो क्या कहलाएगा? भाटा। बोलो बात समझ गए क्या? ये होता ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा की स्थिति जो बनने का कारण होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? अरे बोलो, चांद नहीं, चंद्रमा। चांद तो पृथ्वी पर लोगों के होते हैं, नहीं समझा मेरी बात? उनकी जिंदगी में भी ज्वार भाटा आते रहते हैं, माथा पौड़ी चलती रहती है। यस, वही, ठीक है। चल, तो कभी कभी चांदीपुर तट पर जो है निम्न ज्वार आता है, समुद्र का पानी जो है बहुत ज्यादा पीछे तक हट जाता है। लास्ट लाइन क्या लिखी है? पीछे तक हट जाता है, बस खत्म। नेक्स्ट लिखिएगा। इस मैदानी क्षेत्र के पास बालासोर शहर स्थित है। बालासोर शहर स्थित है। बालासोर, ये वो नहीं है वो बाला बाला शैतान का साला, वो वाला नहीं। बालासोर शहर स्थित है। जिसे मिसाइल नगरी कहा जाता है, जिसे मिसाइल नगरी कहा जाता है। एक बात है, आप कहीं चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं तो दक्षिण भारत में चले जाएं, राजस्थान की जैसी शादी का मजा कहीं नहीं होता। डीजे पर गाने, एक भरतपुर बेल्ट वाले होते हैं, वो भरतपुर वाले रसिया लगाते हैं, नहीं समझा मेरी बात? थोड़ा सा दोसा वाले मनीषा के गला में चुन्नी लाल डाल, नहीं समझा मेरी बात? यस। थोड़ा सा बिल्कुल जयपुर वाले चोमू वाले आगे तो छोटा थारा ब्याह में, नहीं समझा मेरी बात? यस। नाचुरी घूमर घाल, ओके, यस। तो ये सारे, कई थोड़े से ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो वो नए गानों पर बाला बाला शैतान सारे एक साथ बाला बाला कर रहे हैं, नहीं समझा? फिर वो नाच रहे, उनको पता ही नहीं मतलब। तो हर तरह का करचल। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो फिर प्योर सीमा मिश्रा राजस्थानी गाने जो होते हैं प्योर, उन पर डांस करती, ओके। कई मेरे जैसे होते हैं जो नागिन डांस करते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या होता।
तो ये प्यारे बच्चों उत्कल का मैदान, सारी बात जितनी भी थी वो खत्म होती। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा साहब, आंध्रा का मैदान। किसका मैदान? आंध्रा। बनाओ इसका भी एक डायग्राम। आज भी दीदी को समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, है ना? ये भगवान। ये पुलिकट झील है, ऊपर की तरफ ये ग्रीन लाइन बनाई, ऊपर आंध्र प्रदेश है, नीचे क्या है? तमिलनाडु। यानी पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है? और इसके अंदर एक द्वीप और है छोटा सा, ऐसे कर लेना। इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप, तमिलनाडु में, ध्यान रहे सब, तमिलनाडु में श्रीहरिकोटा द्वीप। और जहां पर नाम सुना होगा श्रीहरिकोटा से इसरो अपने क्या छोड़ता है? रॉकेट, और जिसके अंदर सैटेलाइट रखे जाते हैं, उपग्रह रखे जाते हैं, और जिसका नाम है सतीश धवन, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन, और जो है कलना अंतरिक्ष केंद्र। लिख लो, बना लो चित्र ऐसा कैसे। दीदी द्वीप तो बनाओ, श्रीहरिकोटा बना लियो, दिखाना।
बहुत इजी से समझ में आ रहा होगा आपको। दो झीलें आई, एक तो आई पुलिकट और एक आई कोलेरू। ठीक है, कोलेरू तो कहां पड़ रही है साहब? अरे बोलो, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यस, हिंदी में लिख देता हूं। ऊपर का एरिया आंध्र प्रदेश ही है और नीचे वाला एरिया आंध्र प्रदेश प्लस दोनों में। झीलों में बताऊंगा कितना कितना प्रतिशत है, कौन कौन सी जो है। लेकिन कोलेरू झील कैसे पानी की? तो मैंने कहा तो क्या ये दोनों नदियों के बीच में है क्या? अरे है या नहीं है? क्या समुद्र में बना रखी है मैंने? नहीं, दोनों नदियों के बीच में। तो कहने का मतलब इन दोनों नदियों का पानी किसके अंदर आता है? क्या इन दोनों नदियों के बेसिन में है? इसलिए नदियों का पानी हमेशा कैसा होता है? मीठा। तो मीठे पानी की, ताजा पानी की, तो ताजा पानी की झील कोलेरू झील, पीने योग्य पानी। जबकि पुलिकट लेगून कैसे पानी की? खारे पानी, ना पानी पीने योग्य है ना नमक बनाने योग्य। यानी कैसी झील हो गई? एक प्रकार की नून खार। अरे कैसी हो गई? नून खार। समझ गए आप? दो छोटी छोटी बातें। गोदावरी और कृष्णा नदी के द्वारा इसके अंदर लाए गए अवसादों से किसका निर्माण होता है? आंध्रा का मैदान का निर्माण। इसमें नीचे की तरफ कौन सी झील है? पुलिकट। और पुलिकट झील में एक द्वीप है अंदर की तरफ जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, जहां पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो के द्वारा बनाया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, दुनिया में जो है तीसरे नंबर पर है अभी वर्तमान में। सबसे नंबर 1 पर है नासा अमेरिका की, यूएसए की। नंबर 2 पे है रूस की कॉस्मोस, क्या नाम है? कॉस्मोस। और नंबर 3 पर है इसरो, भारत की। दुनिया में चांद पर जाने वाले 4 देश थे साहब। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला रूस, अपोलो मिशन चलाया था। उसके बाद में नासा, उसके बाद में कौन? चीन, और फिर कौन गया? भारत। लेकिन ये उस हिस्से में गए ये लोग जो पृथ्वी से हम देख सकते हैं इसका 50% हिस्सा, 56% हिस्सा। बाकी का हिस्सा बैकग्राउंड हम नहीं देख सकते, आज तक ही नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऐसे हैं साहब। ठीक है ना? यानी अर्थ और जो है चंद्रमा दोनों एक दूसरे के, जिसका कारण है चंद्रमा की अपने जगह पर घूमने की गति और चक्कर लगाने की गति दोनों क्या है? एक जैसी, समान होने की वजह से घूर्णन गति और परिक्रमण गति जो है वो क्या है? एक समान, एक समय अवधि है। इसके कारण हम सिर्फ यही हिस्सा देख पाते हैं, ये नहीं देख पाते। इसको कहते हैं साउथ पोल। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पर ये कोई से देश नहीं गए। चांद पर जाने वाला भारत कौन सा देश? चौथा। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत, चंद्रयान फर्स्ट भेजा हमने यहां पर, चंद्रयान 2 यहां पर भेजा। जैसे चंद्रयान 2 उतर रहा था और जैसे धीरे धीरे उतरने लगा और एक टांग नीचे तो धड़ाम सीधा गिर गया, तो मतलब खत्म, कोई मतलब का नहीं रहा। फिर चंद्रयान 3 भेजा और इस बार इतना दिमाग लगा के भेजा कि भाई अगर ये खड्डे में भी चला जाएगा तो एक टांग ऊपर रहेगी, एक नीचे। जैसे नीचे जाने वाली होगी तो तुरंत इसके अंदर जो है शोकर की तरह उसका क्या निकाल दिया जाएगा? शोकर, टांग को बड़ी कर दिया जाएगा। क्लियर? जैसे क्रेन वगैरह में होती है ना, क्रेन ऊपर की तरफ हाइड्रोलिक लगा दिया उसके नीचे, हाइड्रोलिक। लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं पड़ी, वो सरफेस के ऊपर ही उतरा चंद्रयान 3, मिशन चंद्रयान। ठीक है ना? उसके अंदर जो है रोवर होता है, वो रोवर उसमें से निकलेगा और निकल करके वहां की मिट्टी को इकट्ठा करेगा, वहीं वापस आएगा, उसी लेबोरेटरी में चेक होकर के, और हमारे पास में जो है जानकारी इकट्ठा होती रहेगी यहाँ पर। क्लियर? इसलिए किया जा रहा है ताकि उसकी मिट्टी के अंदर क्या क्या तत्व पाए जाएं। अगर जल होगा तो जाहिर सी बात है, जल होगा तो मतलब वहां पर जीवन हो सकता है। क्लियर? कहीं ना कहीं वहां पर कोई ना कोई, अगर वहां पर लोग भी नहीं रहते या जीव भी नहीं है, एलियंस भी नहीं है, दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोगों को एलियंस कहा जाता है। ठीक है ना? और एलियंस, हमें एलियंस कहते हैं क्योंकि हो सकता है वो कैसे हो आज तक किसी ने नहीं देखा। ये हॉलीवुड फिल्मों में जो दिखाया जाता है सब फर्जी होता है। ठीक है ना? सब इमेजिनेशन होता है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको। ठीक है ना? तो जल की खोज के लिए पृथ्वी के हिस्से से टूट करके बना है, तो जाहिर सी बात है अगर पृथ्वी के हिस्से से टूट करके बना है तो यहां पर जल तो होगा ही होगा, खनिज होंगे ही होंगे, तो वहां से एक्सपोर्ट किए जाएंगे यहां तक।
और यहाँ पर पूरी धरती जो है देखो जगह ही नहीं बची कहीं पर भी कुछ भी कमाने खाने के लिए, कुछ करने के लिए। फिर तुम जैसे लोगों को उठा उठा करके किस पर भेजा जाएगा? चंद्रमा पर। नहीं समझा मेरी बात? यस। यहाँ पर जो है देखो तुम्हारा होगा घर, यहाँ पर जो है देखो मेरा घर होगा। नहीं समझा मेरी बात? यहाँ पे मेरी पड़ोसन का घर होगा, ये दूसरी पड़ोसन का घर होगा, ये तो अपनी वहाँ पर अपन कोचिंग खोल लेंगे। नहीं समझा मेरी बात? अरे वहाँ कोचिंग खोलने की क्या जरूरत है? वहाँ थोड़ा नौकरी करनी है अपन को। यस, वहीं पे आराम से खेती करेंगे, सारा खेल खत्म। ओके यस। बस तुम माथा फोड़ी मत करना मेरे साथ में, बस मैं ये बता दूँ प्लीज़, बिल्कुल माथा फोड़ी नहीं चाहिए मुझे। ओके यस। एक जने को अपन ठेका दे देंगे कैंटीन खोलने का, वो कैंटीन खोल लेगा वहाँ पर। ओके चलो देखो कैसी कैसी सपने देखने हैं। वाह वेरी। लिखो आंध्रा का मैदान। इस मैदान का निर्माण गोदावरी व कृष्णा नदियों द्वारा होता है। गोदावरी व कृष्णा नदियों के द्वारा होता है। लिख दिया? पॉइंट बना के लिखना। नेक्स्ट एक और, इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में कोलेरू नामक मीठे पानी की झील स्थित है। कोलेरू नामक मीठे पानी की क्या स्थित है? झील स्थित है। लिख देना आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू नामक मीठे पानी की क्या स्थित है साहब? झील स्थित है। राइट। तो मीठा पानी किसकी वजह से बना? कृष्णा और गोदावरी नदी के जल धाराओं की, सहायक नदियों के द्वारा, इन दोनों नदियों के द्वारा इनका पानी जो है डायरेक्ट बिल्कुल टच कर रही है एक दूसरे को। यस। नेक्स्ट, इस मैदान के दक्षिण में पुलिकट नामक लैगून झील स्थित है। पुलिकट नामक लैगून झील स्थित है। जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में स्थित है। ब्रैकेट में कर लेना सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में। इस झील में श्री हरिकोटा, अंडरलाइन करना, इस झील में श्री हरिकोटा नामक क्या स्थित है साहब? द्वीप। श्री हरिकोटा नामक द्वीप स्थित है। ठीक है। यस। ब्रैकेट में कर लेना तमिलनाडु में। जो हरिकोटा द्वीप देखो ये ग्रीन लाइन से नीचे की तरफ दिखा रखा है मैंने। अरे दिख रहा है क्या? यस। कई लोगों ग्रीन लाइन के ऊपर ही हो गया था चित्र बनाते वक्त, कईयों के यहाँ ऊपर की तरफ हो गया था। जिन्होंने गलती की है कि ऊपर की तरफ बनाया मतलब आंध्र प्रदेश में कर दिया आपने, और करना किस में था? तमिलनाडु में। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपको ना। चलो डायग्राम तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखने में गलती ना करें। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है और कर देना तमिलनाडु में। ठीक है। इस द्वीप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
स्थित है जहां से इसरो PSLV, जहां इसरो PSLV व GSLV हमारे जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो रॉकेटों का नाम है PSLV, हल्के उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट, और भारी उपग्रहों के ले जाने वाला कौन होता है? GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो ये है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बड़े, ये हल्के, इसमें एक ही ले जा सकते हैं लेकिन बड़ा भारी होना चाहिए, इसमें छोटे छोटे कई ले जा सकते हैं, ठीक है, यस। तो PSLV GSLV, ठीक है ना। रॉकेटों के माध्यम से उपग्रहों को छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है, छोड़ा जाता है। उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, ये लिख लो, छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में। जो दीदी नहीं लिखना चाह रही वो लिखना लास्ट में अंतरिक्ष में, कि काटा पीटी कौन करे, पहले ही बता देता, लिख लेना, डैश करके लिख देना अंतरिक्ष में। सब समझता हूँ, तुम्हारे नोट्स खराब हो जाएं, नहीं समझे आप? देख लिया आपने? यस। कई चर्चा करेंगे हम साइंस टेक की आगे, ठीक है ना, अभी नहीं। तो साहब आप इसी के साथ, अभी खत्म कहाँ हुआ यार, अभी तो तमिलनाडु का मैदान बच रहा है ना। उत्कल का मैदान कंप्लीट, आंध्रा का मैदान कंप्लीट, लिखेगा तमिलनाडु का मैदान अंतिम। और आज का अंतिम टॉपिक लिखेगा, इस मैदान का निर्माण मुख्यतः कावेरी नदी द्वारा होता है। इस मैदान का निर्माण कावेरी नदी द्वारा होता है। इस मैदानी क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है, चावल, नोट चावल। इस मैदानी क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। अतः इसे ध्यान देना साहब, खाद्यान्न, ठीक है। खाद्यान्न का मतलब होता है ऐसी फसलें जो क्या करने योग्य हो, मनुष्य खाए। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मक्का, रोटी जिनकी बनती, और भी बहुत सारे, रागी हो सकता है, जिनकी रोटी बनाए वो ना, जिनकी रोटी बनाए, जिनका और कुछ मनुष्य मुख्य रूप से खाने में योग्य करे वो। कई सोचे चावल की रोटी कैसे बनाएंगे, कई सोच रहे रागी कैसे बनाएंगे, सबकी बनती खाने योग्य। मनुष्य जिनको खाता हुए खाद्यान्न फसलें होती है। क्लियर? अगर आपको मैदानों के अंदर पूछे कि भाई साहब खाद्यान्न का कटोरा, कटोरी, टोकरी, ठीक है ना, टोकरी, छाबड़ी जिन्हें बोला आपा, कटोरी, प्याली, कटोरा, जब कुछ नहीं बनेंगे तो हाथ में लेंगे, नहीं समझा मेरी बात? यस, वो कुछ भी शब्द आ जाए, कह इसका का कटोरा, कटोरी, टोकरी, इसका मतलब होता है कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इसकी पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है यहां पर। अगर आपको पूछे कि कौन से मैदान को खाद्यान्न का क्या कहते हैं, कटोरा, तो वो है साहब तमिलनाडु का मैदान। क्यों? वो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों
भारत में जब जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में बारिश होती है, तो साहब इस क्षेत्र में बारिश होती है। किसमें? तमिलनाडु में। जून 1 2 3 4 और कितना हो गया? 5, ठीक है ना? यस। अक्टूबर में जब हवाएं ऊपर चली जाती हैं तो वापस लौटती भी हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तब भी बारिश होती है यहाँ पर, मार्च अप्रैल मई तक। किसमें? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक इसके मैदान के अंदर बारिश वाला एरिया रहता है, तो हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, और हमेशा भरे हुए पानी के अंदर ही हम किसकी क्रॉप करते हैं? चावल की। यही कारण है कि तमिलनाडु के मैदान में सर्वाधिक क्या पैदावार होती है? दक्षिण भारत की कोई भी नदी 12मासी नहीं है, 12 महीने नहीं बहती, बरसाती है, सबके सब बरसात के समय जीवित होती है, नर्मदा ताप्ती को छोड़ देते। लेकिन इनमें से कावेरी नदी जो है, जो यहां से पैदावार होती है, कावेरी नदी का उद्गम होता है नीचे से, तो कावेरी नदी तमिलनाडु में बहती है, जाते हुए मानसून से भी और लौटते हुए मानसून से भी, दोनों से वर्षा ग्रहण करती है, पानी ग्रहण करती है, और करने की वजह से ये हमेशा कैसी बहती है? तो कावेरी नदी में पानी दबा के रहता है, तो रहने की वजह से इस क्षेत्र के अंदर नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। ओके, इसलिए इसमें सर्वाधिक किसकी पैदावार हो जाती है? ये सारी बातें हो रही है तमिलनाडु के मैदान में, और किसी मैदान को तो नहीं बताया मैंने, खाद्यान्न का कटोरा पैदावार तो वहां भी हो रही है, लेकिन अन्य मैदानों की तुलना में यहां पर चावल की पैदावार जो है वो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। लिखेगा, लास्ट लिखा होगा, इस मैदान में चावल की खेती की जाती है, ठीक है ना? यस, लिखेगा। सर्वाधिक चावल की खेती होने के कारण, सर्वाधिक चावल की पैदावार होने के कारण, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, सर्वाधिक चावल की पैदावार होने के कारण इस मैदान को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। इस मैदान को खाद्यान्न का क्या कहते हैं? कटोरा कहते हैं। और आपको ये बात और पूछ लें कि बताओ साहब, सर्दियों में बारिश, अब एक बात बताइए, भारत के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्या सर्दी होती है क्या? अरे होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अब सर्दियां शुरू हो जाएंगी, जरा बिल्कुल हो जाएंगी। कई लोग मना कर रहे हैं नहीं होती, तुम्हारे नहीं होती कि साहब हमारे यहाँ तो ज्यादा पड़ता है। नहीं समझा मेरी बात? यार तुम पता नहीं कौन से युगांडा में रहते हो या चंद्रमा पर रहते हो, कहाँ रहते हो, तो सर्दी होती। अब यहां तो सर्दी पड़ रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, क्योंकि मानसून गया तो वापस लौट रहा है ना। अब देखना एक बार फिर दोबारा से बारिश होगी, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं गई वो वापस से बारिश करेंगी, और हल्की फुल्की करती है बारिश राजस्थान के अंदर, तो बाकी क्षेत्रों में या नीचे की तरफ बरसती। तो दक्षिण भारत के अंदर सर्दियों में बारिश होने का कारण होता है लौटता हुआ मानसून, और यहां पर ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। ये कारण होता है क्योंकि ऊपर की तरफ क्या बन गया है? HP, और हमारे इधर पे क्या है? LP, और नीचे क्या होता है? HP। हमेशा बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है, तो HP टू LP की तरफ जाती है और आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो वापस बड़ा किसको आशीर्वाद देता है? तो जैसी मानसूनी हवाएं गई वो वापस की तरफ क्या होती है? लोड, HP टू L की तरफ हवाएं चलती। क्यों होता है? बोले साहब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, और हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब हमेशा कैसे इलाकों में मिलता है? ठंडे इलाकों में, और नीचे वाला इलाका भी कैसा होता है? ठंडा होता है। क्लियर? तो नीचे वाले एरिया से ऊपर की तरफ नमी वाली हवाएं बरसात होती है, और ऊपर से नमी वाली हवाएं बरसात होती है, और उत्तर भारत में ये ऐसे चलता रहता है। फिर तो सर्दियों के अंदर इनको शीत लहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्दी तो नहीं होती, बारिश तो नहीं होती, लेकिन बारिश की जगह क्या होना? ठंडी हवाएं आना शुरू होती है, और सिर्फ ऊपर वाले क्षेत्रों के अंदर क्या पड़ती है? भयंकर सर्दी, जबकि नीचे वालों में इतनी सर्दी नहीं पड़ती, हल्की सर्दी पड़ती। क्लियर? लिखेगा, इस मैदान में शीत ऋतु में, इस मैदान में शीत ऋतु में या शीत ऋतु के दौरान, शीत ऋतु के दौरान, इस मैदान में शीत ऋतु के दौरान
उत्तरी पूर्वी मानसूनी, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा क्या होती है साहब? वर्षा होती है। लिख लिया आपने? यस। मैदान आपके कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपको आपकी जो कॉपी है उसके पन्ने को कुछ इस प्रकार से बीच में से फाड़ना नहीं है, मोड़ना। ठीक है साहब? यस। इस प्रकार से मोड़ने के बाद यहां लिख लेना पश्चिमी तटवर्ती मैदान, इधर लिख देना पूर्वी तटवर्ती मैदान। दोनों के बीच में जो लास्ट मैंने आपको पहाड़ियों में अंतर, सॉरी आपको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में अंतर बताया था ना आपको, इस प्रकार की टेबल हम बनाएंगे और कुछ लाइनें हम लिखेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा ही होंगी, 12-13 लाइनें होंगी और शायद ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनका अंतर लिखवा करके और ये आपका तटवर्ती मैदान कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं चलाऊंगा भारत के प्रमुख द्वीप। क्या चलाऊंगा? भारत के प्रमुख, और हो सकता है जिनकी शुरुआत कल से ही हो जाए। ओके, भारत के प्रमुख द्वीप पढ़ाऊंगा जिनकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी। ओके, यस। तो इस प्रकार से टेबल बना करके अभी तो इसका कार्यक्रम चलेगा, टॉपिक द्वीप का तो इनको पढ़ाने के बाद में। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।